Hello everyone, myself Dr. Priya Jaiswal. I am Assistant Professor in Department of Dermatology of Rama Medical College, कानपुर। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियों में हमें हमारी त्वचा का अलग तरह से कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जो हम बाकी के सीज़न में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट सर्दियों में हमें हमारी त्वचा का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहली जो चीज़ करनी होती है, जैसे कि जब आप नहाने जाते हैं, तो नहाने के लिए हम सबको अच्छा लगता है कि हम बहुत गर्म पानी में गीज़र चला के नहाना पसंद करते हैं। लेकिन हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। सभी को इस पूरे सीज़न में हल्के गुनगुने पानी में ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद जो भी क्लेंजर या फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं, पहली बात, जिनकी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई टाइप की स्किन है, वो सर्दियों में और ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत पीएच फ्रेंडली फेस वॉश होना चाहिए, ऑयल बेस्ड होना चाहिए, और बेटर है कि आप क्लेंजर इस्तेमाल करें, स्पेशली जिनकी ड्राई और रूखी त्वचा है। तो जो क्लेंजर होगा वो भी आप बहुत जेंटल स्मूथ क्लेंजर्स यूज़ करिए, ऑयल बेस्ड होने चाहिए, पीएच फ्रेंडली। क्लेंजर्स मोस्टली पीएच फ्रेंडली होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ड्राई स्किन वालों को क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए, एंड ऑयली स्किन वाले पीएच फ्रेंडली फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि इतनी ठंड के मौसम में आप क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें, जो हमारी त्वचा को अननेसेसरी रूखेपन से बचाएगा। उसके बाद जब आप नहा लें तो कोशिश करें कि आप अपने बाथरूम में ही मॉइस्चराइज़र रखें। हमेशा नहाने के बाद तौलिए से डैप करके अपनी स्किन को पोंछें, चेहरे को डैप करें, बहुत रगड़ के ना पोंछें, और उसी वक्त जो मॉइस्चराइज़र आपने रखा है अपने बाथरूम में उसका इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज़र्स जो होते हैं वो दिन में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करिए इस सीज़न में, और ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह का पहला इस्तेमाल आप बाथरूम में ही करें, क्योंकि जो हल्की सी गीली जो त्वचा होती है वो मॉइस्चराइज़र को बहुत देर तक अपने अंदर टिका के रखती है। तो इस तरह से मॉइस्चराइज़र तो कुछ देर तक बने रहेंगे आपकी स्किन पर। जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करें वो इस सीज़न में थिक हैवी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, जैसे जिसमें सेरामाइड्स हों, शिया बटर हो, ओट मील हो। ये सब कंटेनिंग मॉइस्चराइज़र्स जो होते हैं वो इस सीज़न में स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो आपकी स्किन को अननेसेसरी रूखेपन से, एलर्जीज से, खुजली से बचाएगा। ठीक। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हो उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है सनस्क्रीन, मतलब सन प्रोटेक्शन। इस मौसम में हम सबको पसंद है धूप में बैठे, लेकिन जो यूवी रेज होती हैं, फिर वो चाहे सर्दी का सीज़न हो या गर्मी का, वो डैमेज करती हैं स्किन को और एजिंग होती है स्किन की। तो इससे बचने के लिए इस सीज़न में भी, चाहे आप घर के बाहर काम करें या घर के अंदर काम करें, सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, और SPF मिनिमम SPF शुड बी 30। इतने SPF की सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है। 2 फिंगर लेंथ, फिंगर जो टिप यूनिट होती है उससे 2 फिंगर टिप यूनिट आपको इस्तेमाल करनी है अपने चेहरे पे, और फिर बाहर जाना है या घर में रहना है इस तरह से। लेकिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल इस सीज़न में भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो लिप्स की केयर, हाथ और पैरों की केयर, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीज़न में बहुत होंठ सूखने की समस्या, हाथों के सूखने की समस्या, एड़ियों में जो चटकन पड़ जाती है उसकी समस्या रहती है। ठीक है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप थिक हैवी मॉइस्चराइज़र वाले जो लिप बाम्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। एडिशनली आप ये कर सकते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ करें, और उसके ऊपर जो मॉइस्चराइजिंग लिप बाम्स होते हैं उनका यूज़ करें, और जिसमें भी SPF जो है कंटेनिंग लिप बाम्स भी आते हैं, जैसे SPF 15 to 20 मिनिमम, जो लिप्स के लिए सही होता है, उसका इस्तेमाल करें। अपने हाथ और पैरों की त्वचा के लिए आप थिक मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करिए, सॉक्स पहनिए, और अगर बहुत फिशर या बहुत ज़्यादा चटकन है तो माइल्ड केराटोलाइटिक जैसे होते हैं उनसे युक्त मॉइस्चराइज़र्स भी आते हैं, जो इस सीज़न के लिए पैरों की फटी एड़ियों के लिए, हाथों के जो फटे होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। और सबसे आखिरी में जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा जो सेहत होती है वो सिर्फ ऊपरी केयर से नहीं, अंदर से भी आती है। इसलिए सीज़न में अच्छे से पानी पिएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें,
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग कम पानी पीते हैं, जिससे त्वचा के सूखने की समस्या, होठों के सूखने की समस्या और बढ़ती है। तो अच्छे से पानी पिए सब लोग। हरी सब्जियां जो इस सीज़न में भर भर के आती हैं, सबको हरी सब्जियां खाइए, जिससे हमारी त्वचा को जो ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो मिले। इसके बावजूद अगर किसी को किसी भी प्रकार की स्किन या बालों से संबंधित, नाखूनों से संबंधित, हाथ पैरों की जो त्वचा होती है उससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर बंधना में आइए। मैं डॉक्टर प्रिया जायसवाल आपको सोमवार से शनिवार 9 से 4 आपको मिलूंगी यहाँ पे आपकी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो कृपया अपनी समस्या को लेकर के घर में बैठ करके अननेसेसरी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और रामा मेडिकल कॉलेज आएँ, दिखाएं और सही उपचार लेकर जाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संगीता खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर बंधना में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके समक्ष बच्चों में बुखार होने के कारण और उसे कैसे ठीक करना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स फोन करते हैं, मैम बच्चे को बुखार आ रहा है, क्या करें। यदि बच्चे को बुखार आ रहा है तो सबसे पहला काम बच्चे को थर्मामीटर से बुखार को चेक करना है और उसको कंफर्म करना है। यदि बच्चे का टेम्परेचर 100 या 100 से अधिक आता है तो अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी है और उसको सही मात्रा में दवा देनी है। दूसरी, बच्चों में बुखार होने के कई कारण होते हैं। डिहाइड्रेशन या एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी होता है। इसमें बच्चे का सर का भाग और हाथ पांव गर्म रहते हैं, इसीलिए बच्चे के बुखार को चेक करना है और दवा देनी है। दूसरा, मेडिसिन। बच्चे को दवा कब देनी है ये अपनी डॉक्टर की राय के अनुसार ही देनी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को हमें बार बार दवा देनी पड़ रही है और 2 बार से अधिक देनी पड़ रही है तो उन 2 दवाइयों के बीच में 4 घंटे का अंतराल जरूर रखें। यदि उसके बाद भी आपके बच्चे का बुखार नहीं उतरता है तो तीसरी बहुत आवश्यक जो हम अक्सर घरों में करते हैं वो है पट्टी रखना। पट्टी रखने के लिए हमें 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। पहला, पट्टी हमें नॉर्मल पानी से ही करनी है। पट्टी को केवल सर पे नहीं रखना है, उसको पूरे शरीर को पोछे की तरह पोंछना है। 5वीं चीज, बच्चे का हाइड्रेशन जरूर मेंटेन रखना है। इसमें बच्चे को अधिक से अधिक पानी देना है, ORS देना है, नारियल पानी दे सकते हैं और बच्चे को तापमान एकदम नॉर्मल रखना है। AC पंखा बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है हम परेशान हैं, मेरे बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, तो आप रामा मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में परामर्श ले सकते हैं। मैं बाल रोग विभाग में 9 से 4 सोमवार से शनिवार अवश्य आपको मिलूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका अग्रवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, रामा मेडिकल कॉलेज मदना कानपुर। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है, जो कि सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहलाता है। तो ये सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता क्या है? तो ये जानने के लिए कि सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट एक बॉडी का एजिंग चेंज है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो मोतियाबिंद भी एक चेंज है जो उम्र के साथ होता है। हमारी आँख के अंदर एक पारदर्शी कांच जैसा लेंस होता है जो कि हमें देखने में मदद करता है, रोशनी को हमारे रेटिना पे फोकस करता है। उम्र के साथ ये जो पारदर्शी लेंस होता है ये सफ़ेद हो जाता है, ओपेक होना शुरू हो जाता है और जिसके थ्रू लाइट नहीं जाती, उसे ही हम कैटरैक्ट कहते हैं। अब दूसरी बात कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जो लोग 50 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको धीरे धीरे आंखों के आगे धुंधलापन आना, रोशनी ज़्यादा लगना, चकाचौंध लगना, डबल डबल दिखना, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। चश्मा लगाने के बावजूद भी उनका जो धुंधलापन है वो ठीक नहीं होता है। तो अगर ऐसी समस्या आपको हो रही है तो मोस्ट लाइकली ये कैटरैक्ट के साइंस हैं। अब आता है बात इसका इलाज क्या है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है मोतियाबिंद का, वो है ऑपरेशन। अगर कोई आपको कह रहा है कि फलानी ड्रॉप्स खाने से, फलानी गोली खाने से या ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। इसका आज तक की डेट में एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। अब बात करेंगे कि ऑपरेशन किस प्रकार के कौन से होते हैं, और दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन जिससे मरीज परेशान रहते हैं कि कौन सा हम इसमें लेंस डलवा सकते। तो आजकल जो ऑपरेशन हो रहे हैं सभी बिना टाँके वाले हो रहे हैं और मोस्ट कॉमनली जो डन ऑपरेशन है वो है फेको एमल्सिफिकेशन विधि से किया जाता है, जिसमें 3 मिलीमीटर का चीरा लगता है। आजकल उससे एक एडवांस लेज़र या रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, उसमें भी फेको विधि द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेप्स हम उसमें लेज़र से करते हैं। दोनों ही ऑपरेशन, फेको और ये लेज़र, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और पोस्ट ऑप पीरियड पेशेंट का कंफर्टेबल रहता है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे जैसे लोग परेशान रहते हैं कि लेंसेज, कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि जितना महंगा लेंस उतनी अच्छी विजन आएगी। ऐसा नहीं,
पहली बात, अगर आपकी पोस्ट ऑप ऑपरेशन के बाद विजन कैसी आती है वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है कि आपकी आँख में मोतियाबिंद के अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपकी पुतली पे माड़ा है, पुतली जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उस पर कोई निशान है, माड़ा है, तो ऑपरेशन के बाद आपकी नज़र उतनी अच्छी नहीं आएगी। या आपके पर्दे में कोई दिक्कत है, शुगर के कारण या जन्म से कोई भी पर्दे में दिक्कत है, तो ऑपरेशन के बाद चाहे आप कितना भी अच्छा लेंस डलवाओ, नज़र थोड़ी सब नॉर्मल आएगी अगर पर्दे में दिक्कत। तो ये हमें भ्रांति खत्म कर देनी चाहिए कि जितना महंगा लेंस उतनी अच्छी विजन अच्छी होती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा किस सेंस में अच्छी होती है। तो अगर जो रूटीनली डन हमारे लेंसेज डालते हैं, जो हम फेको करके फोल्डेबल लेंसेज जिन्हें कहते हैं, मोनोफोकल लेंसेज होते हैं, उनसे यूजुअली एक दूर की नज़र ठीक हो जाती है। तो अगर आपको मोतियाबिंद है, आपको धुंधला दिख रहा है, ऑपरेशन कराओगे तो आपको दूर का अच्छा दिखना लगेगा। अगर आप रूटीन जो फोल्डेबल लेंसेज, मोनोफोकल लेंसेज जिनको कहते हैं, जिसकी सर्जरी 15-20 हज़ार में हर जगह हो जाती है, तो उसमें आपको दूर का अच्छा दिखना लगेगा, लेकिन नज़दीक का देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आप 2-3 डायोप्टर का चश्मा लगाएंगे तो आपको नज़दीक का साफ दिखेगा। तो ये बात हो गई हमारे मोनोफोकल लेंसेज की। जो महंगे लेंस हैं उनका एडवांटेज क्या है? जो हाई एडवांस्ड IOLs हैं उनका एडवांटेज ये है कि आपको दूर का और पास का बिना चश्मे के साफ दिखेगा। एंड डेफिनेटली आजकल एवरीवन वांट्स कॉस्मेसिस, सबको चश्मा लगाना नहीं पसंद है 20 से 60 साल के लोगों तक के लिए। तो यस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन गो फॉर हायर एंड लेंसेज। आप महंगे लेंसेज दिलवा सकते हैं और उनका एडवांटेज भी है कि आपकी चश्मे पे डिपेंडेंसी दूर, पास, इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन नजर विजन जो एक पैरामीटर है 6x6, आप मोनोफोकल डलवा रहे हैं, आप हायर एंड लेंसेज डलवा रहे हैं, 6x6 विजन डिस्टेंस की दोनों से आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप बहुत महंगा लेंस एडवांस्ड IOLs नहीं डलवा रहे हैं तो आपको नज़दीक के लिए, मोबाइल देखने के लिए, इन सब के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर रखनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ मिथ्स या भ्रांतियाँ दूर करने में हेल्पफुल होगा। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो रामा मेडिकल कॉलेज मंधना कानपुर में आके आप मुझसे मिल सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष पाड़ी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और रामा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। सालों से समस्या चली आ रही कि डिप्रेशन जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर कर रही है। डिप्रेशन के बहुत से लक्षण हो सकते हैं, जिसमें पहला लक्षण है कि मन उदास रहना। ये हमको दिख भी सकता है कि मन उदास रहता है, साथ में हम जब ऑब्जर्व भी करते हैं तब भी मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टीयरफुल रहता है, यानी आँख में आंसू बहना, ये सब समस्याएं भी रहती है। इसके अलावा नींद ना आना या नींद ज़्यादा आना, या मरीज़ को भूख ना लगना या भूख में ज़्यादा लगना, ये भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को जिस चीज़ों में पहले बहुत ज़्यादा रुचि रहती थी, उसकी रुचि में कमी हो जाना। जैसे पहले किसी को बागबानी पसंद थी, अभी बागबानी करने में मन नहीं लग रहा, ये भी समस्या का कारण हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारा ओवर थिंकिंग करना, यानी बहुत ज़्यादा चिंता ग्रसित हो जाना। इसके साथ साथ गिल्ट की भावना, यानी आत्मग्लानि की भावना मन में रहना, ये कुछ लक्षण हैं। और 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सब सिम्टम्स रहते हैं, तब मरीज़ को हम मेजर डिप्रेशन या डिप्रेशन का शिकार मरीज़ बोलते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर 20 से 30 साल की उम्र में ज़्यादातर देखने को मिला है, और उसमें ज़्यादातर महिलाओं में इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये बच्चों में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बच्चों में लक्षणों में थोड़ा सा अंतर रहता है। बच्चे जो है ज़्यादातर चिड़चिड़े होना, ज़्यादा रोना, खाना पीना छोड़ देना, ये सब बच्चों में लक्षण होते हैं। अगर ये बीमारी वृद्धावस्था या ओल्ड एज में आती है तो उनमें ज़्यादातर सोमेटिक सिम्टम्स, या मरीज़ जो है वो ज़्यादातर पेट दर्द, पीठ दर्द या दर्दों का शिकार रहता है, या मरीज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये हर उम्र के मरीजों को ये अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ जो मेन समस्या रहती है कि मरीज़ इसको एक समझ लेता है कि ये बीमारी लाइलाज है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये एक मन में स्टिग्मा पाल लेता है कि हम दिखाने कैसे जाएं, और दिखाने जाएंगे तो पता नहीं डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ों को हमको दूर करना है। आप आएंगे तो इसका 2 तरह का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। पहला है थेरेपी या साइकोथेरेपी बोलते हैं, दूसरा तरह दवाई के द्वारा इलाज करना। साइकोथेरेपी में हम लोग
मरीज की जो समस्याएं हैं उनको जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और उसी समय ही उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा चीज़ है मरीज के लाइफ में स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस को भी हम पहचानने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेस के साथ उसकी इलाज करने की कोशिश करा जाता है। दूसरा चीज़ है दवाइयों के साथ इलाज, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना ही साइकोथेरेपी है। इस दौरान हम कुछ दवाइयाँ देते हैं और दवाइयों के साथ उसमें 2 से 3 हफ्ते में यूजुअली हम लोग को उसमें सुधार मिलने लगता है। कुछ भ्रांतियाँ इस बीमारी के और इलाज के साथ ये जुड़ा हुआ है कि दवाई खाएंगे तो दवाई जो है लग जाएगी, दवाई में नींद होती है, सिर्फ सुलाने के लिए होती है। ये भ्रांतियाँ पूरी तरह से ही गलत है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि ये दवाई खाएंगे तो और लग जाएगी। ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं वो नींद को ना बढ़ाती है ना घटाती है। इसका काम सिर्फ ब्रेन में जाके इफेक्ट करने का होता है और इफेक्ट करके आपकी जो उदासीपन है उसको दूर कर लेता है। सुधार हो जाता है तो हम दवाई को बंद भी कर देते हैं, ठीक है। और ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं। इसके साथ लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो दिमाग में उनकी जो भी भ्रांतियाँ रही हैं वो दूर हो जाती है। डिप्रेशन के साथ हम लोगों ने देखा कि सुसाइड बहुत कॉमनली जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि 80 से 90% जो सुसाइड करते हैं या सुसाइड की प्रवृत्ति जो उनमें रहती है उनमें डिप्रेशन की मात्रा पाई जाती है। अगर आपको कोई भी आसपास में ऐसे मरीज दिखें जो आत्महत्या की प्रवृत्ति रखते हैं या मन उनका उदास रहता है तो आप सीधा रामा हॉस्पिटल आइएगा। यहाँ से 9 से 4 बजे तक ना हमारा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, साइकियाट्री डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में हम दोनों तरह का परामर्श दवाई के साथ और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता वर्मा है। मैं रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे हम की होल सर्जरी या दूरबीन विधि द्वारा किए जाने वाली सर्जरी या आजकल रोबोटिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम सर्जरी एक बड़े चीरे से ना करके छोटे छोटे 2 से 4 चीरों से करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम दूरबीन विधि की सर्जरी को आजकल प्रेफर कर रहे हैं। उसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द कम होना, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं जैसे ब्लीडिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्कार फॉर्मेशन कम होता है। प्लस कॉस्मेटिकली भी ये सर्जरीज अच्छी होती हैं, मरीज़ को कोई एक लंबा चीरा नहीं आता है पेट पे, जल्दी रिकवरी होती है, मरीज़ ऑपरेशन के अगले ही दिन अस्पताल से छुट्टी ले सकता है और अपनी दिनचर्या के कार्यों को सुचारू रूप से कर सकता है। स्पेशली वो महिलाएं जो अनमैरिड हैं या जो कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उन मरीज़ों के लिए ये सर्जरीज बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा चीरा नहीं आ रहा है। बहुत छोटे छोटे चीरे, मान के चलिए कि 0.5 to 1 सेंटीमीटर के चीरे होते हैं, जो कि आराम से हील हो जाते हैं। कई बार इनमें टाँके लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आते हैं कि इनके अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो क्या इनके कोई नुकसान भी हैं। एज सच देखा जाए तो दूरबीन विधि द्वारा किए जाने वाली सर्जरीज के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको जो करने वाले सर्जन होते हैं उनको ट्रेनिंग बहुत स्पेशलाइज चाहिए होती है और इसको सीखने में लंबा समय लगता है कन्वेंशनल सर्जरीज के मुकाबले। प्लस जो इनके सर्जरी में जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूरबीन विधि की सर्जरी जो पुराने तरीके से की जाने वाली सर्जरी से काफ़ी लाभदायक है। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, क्या सभी मरीजों की दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी की जा सकती है? तो इसका सवाल है हाँ, परंतु कुछ पेशेंट्स जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि हमें मरीज़ का सर्वाइवल और अच्छा ट्रीटमेंट देने से ज़्यादा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे कॉस्मेटिक का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ऐसे मरीज़ों में जिनकी अगर कैंसर की शुरुआती स्टेज है, कोई जैसे अर्ली स्टेज कैंसर है, अर्ली स्टेज एंडोमेट्रियल कैंसर है या अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर है, इन कंडीशंस में हम दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन वो मरीज़ जिनका कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है या अंडाशय का कैंसर है जिसमें अंडेदानी में बड़ी बड़ी गांठें हैं, जिनमें अगर हम दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करेंगे तो कई बार स्पेसिमेन निकालते हुए, क्योंकि हम बहुत छोटे चीरों से ऑपरेशन करते हैं, कैंसर फैलने का और कैंसर के फटने का डर रहता है। तो ऐसे मरीज़ों में हम संभवतः हम लोग जाते हैं ओपन सर्जरीज की तरफ। अदरवाइज बाकी सब पेशेंट्स में हम दूरबीन विधि द्वारा सर्जरीज कर सकते हैं। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई परेशानी है जिसके लिए आपको सर्जरीज करवानी पड़ रही है,
तो आप सबसे पहले अपना डॉक्टर चुनिए। डॉक्टर चुनने के लिए ऐसे ही डॉक्टर से सर्जरी करवाइए जिनको लैप्रोस्कोपी का अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो जटिल सर्जरीज भी करते हैं। हमारे यहाँ रामा मेडिकल कॉलेज में हम सब तरह की गायनी में सर्जरीज कर रहे हैं दूरबीन विधि द्वारा। बड़े से बड़े फाइब्रॉइड ट्यूमर्स का, एंडोमेट्रियोसिस हैं, कैंसर सर्जरीज हैं, प्लस अंडाशय की गांठें हैं, या फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज जिसमें हम उन मरीजों की सर्जरी करते हैं जो निसंतानता से पीड़ित हैं और जिनमें जैसे बच्चेदानी के अंदर पर्दा होना, बच्चेदानी के अंदर पॉलिप होना या गांठें होना, नलियां ब्लॉक होना, उन सब समस्याओं का भी हम सर्जरी द्वारा हल करते हैं। अगर आपको इस विषय में कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें इनबॉक्स में भेज सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो प्रतिदिन 9 से 4 सोमवार से लेकर शनिवार तक आप हमसे आकर ओपीडी में मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। मैं रमा मेडिकल कॉलेज में एज IVF कंसल्टेंट काम करती हूँ। हम यहाँ पे जो भी कपल्स हैं जो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है, वैसे कपल्स के लिए हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे ना होने का कारण 3-4 ही होते हैं। सबसे पहला ये कि कई बार हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, हमारे जो अंडेदानी में अंडा टाइम पर नहीं बन रहा है, या कुछ अंडेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादातर केसेस में वो एक कारण होता है। दूसरा जो कॉमन कारण होता है हमारी बच्चेदानी में कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है या कुछ और बच्चेदानी से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें भी कई बार देखा गया है कपल्स को बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा होता है नली, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। कई बार वो ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं या उनमें पानी भरा होता है या कोई इन्फेक्शन के कारण वो ट्यूब प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है। वो भी एक मेजर कारण होता है कि प्रेगनेंसी नहीं पेशेंट कंसीव कर पा रहा है। चौथा इम्पॉर्टेंट जो एक कारण कई 50% केसेस में देखा जाता है वो है शुक्राणु जांच में कोई प्रॉब्लम होना। तो हस्बैंड की शुक्राणु जांच में भी कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार संख्या कम होती है, कई बार जो तेज चलने वाले शुक्राणु होते हैं जिनको मोटिलिटी कहते हैं वो कम होती है। तो वो भी एक 50% केसेस में एक कारण होता है। तो ये सब मेजर कारण हैं जो हमें ओपीडी में पेशेंट्स मिलते हैं और इन सब का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से ही आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को कुछ सर्जरी करा के, और कईयों को फिर IVF भी कराना पड़ता है। तो ये सब सर्विसेज हमारे पास हैं, जैसे IUI, IVF, कोई हिस्टेरोस्कोपी यानी बच्चेदानी के अंदर की जांच, दूरबीन जांच जिसको हम कहते हैं, और लैप्रोस्कोपी जिसमें हम कई बार जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं या फाइब्रॉइड का रिमूवल है वो सब करते हैं। तो ये सब जांचें, ये सारे टेस्ट, सर्जरीज यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। तो जो भी कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये समस्याएं हैं, वो सब हमारे पास परामर्श लेने आ सकते हैं। हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सोमवार से शनिवार रामा मेडिकल कॉलेज में हमारी IVF OPD है, उसमें अवेलेबल हैं। तो जो भी कपल्स आना चाहते हैं हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।